वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स वो केयर ऑफ सिक चाइल्ड एंड केयर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। नवजात शिशु में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु में जन्म के बाद सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है? व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, वायुमार्ग साफ करना, क्लियरिंग द एयरवे। ठीक है, वायुमार्ग को साफ करना। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि जन्म के बाद या तुरंत बाद नवजात शिशु के वायुमार्ग को साफ किया जाता है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु का जो वायुमार्ग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको साफ किया जाता है ताकि आसानी से सांस ले सके। जो शिशु है वो आसानी से सांस ले सके और एस्पिरेशन से बचा जा सके। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। नवजात शिशु के लिए आदर्श कमरे का तापमान क्या होना चाहिए? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं। What should be the ideal room temperature for a newborn baby? नवजात शिशु के लिए आदर्श कमरे का जो तापमान है वो क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट शुड बी द आइडियल रूम टेम्परेचर फॉर आ न्यू बॉर्न बेबी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 22 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु के लिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है, जिससे वह ठंड से सुरक्षित रहता है और हाइपोथर्मिया की संभावना कम हो जाती है। ये फ्रेंड्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देती है? नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होती है फ्रेंड्स, ये कब दिखाई देती है? व्हेन डज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन अ न्यू बॉर्न? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं और पूछे गए क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 2 से 4 दिन बाद। ठीक है, 2 से 4 दिन बाद फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस दिखाई देती है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जन्म के 2 से 4 दिन बाद विकसित होता है और यह फ्रेंड्स बिलीरुबिन के स्तर में अस्थायी वृद्धि के कारण ऐसा होता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। क्लास लेने के लिए आप इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को। बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए कौन सा सबसे विश्वसनीय संकेतक है? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच इज़ द मोस्ट रिलेबल इंडिकेटर टू असेस malnutrition इन चिल्ड्रेन? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि बच्चों में कुपोषण का पता लगाने के लिए कौन सबसे विश्वसनीय संकेतक है। विच इज़ द मोस्ट रिलेबल इंडिकेटर टू असेस malnutrition इन चिल्ड्रेन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मिड आर्म सरकमफ्रेंस। ठीक है, MUAC, MUAC। ठीक है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें
कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस MUSC बच्चों में कुपोषण की गंभीरता का शीघ्र पता लगाने के लिए एक सटीक और सरल तरीका होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए, सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और पूछे गए हैं। कौन सी बीमारी दूषित पानी के सेवन से बच्चों में होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सी बीमारी है जो कि दूषित पानी के सेवन से बच्चों में होती है? विच डिसीज इज काज्ड बाई कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर इन चिल्ड्रेन? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस ये सभी होती हैं। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि दूषित पानी के सेवन से डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे बच्चों में निर्जलीकरण और अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का सबसे आम कारण क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ malnutrition इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का सबसे आम कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ malnutrition इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स? सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी होगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट होगा। संतुलित आहार, बार बार संक्रमण, गरीबी और उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा आपका। एक्सप्लेन को देख लें कि कुपोषण का जो कारण होता है, ठीक है, असंतुलित आहार होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, गरीबी हो सकती है, जिससे बच्चों की वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। बच्चों में डायरिया के उपचार के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? डायरिया के उपचार के लिए सबसे प्रभावी तरीका पूछा गया है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डायरिया इन चिल्ड्रेन? एंटीबायोटिक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या फिर स्वाइन फ्लू? तो फ्रेंड्स, क्या होगा? ORS। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS सबसे प्रभावी तरीका है जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है और डायरिया के कारण होने वाली डिहाइड्रेशन से बचाव भी करता है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। बच्चों में प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के कारण कौन सी बीमारी होती है? कई बार आपने पिम के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ठीक है, बच्चों में विच डिसीज इज काज्ड ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन? बच्चों में प्रोटीन की एनर्जी मल न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, मेरास्मस या फिर रतौंधी या फिर फ्रेंड्स बर्थ डिफेक्ट? यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा, मेरास्मस। ठीक है, ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप देख लें कि मेरास्मस प्रोटीन और ऊर्जा की गंभीर कमी के कारण होता है, जिसमें बच्चों का वजन अत्यधिक कम हो जाता है और उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। 2020 में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे आम पोषण समस्या क्या होती है? अभी आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 1 में हमने ये इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चनों को हमने पार्ट 1 में कवर किया है। इस वजह से जिन्होंने भी नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे आम पोषण समस्या क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन? बताएं फ्रेंड्स, सबसे आम कारण होता है स्कूल जाने वाले बच्चों में, तो ये एनीमिया हो जाता है। ठीक है, खून की कमी होती है, सबसे आम कारण होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि एनीमिया स्कूल जाने वाले बच्चों में सबसे आम पोषण समस्या होती है, जो लोहे की कमी के कारण होती है, जो और इससे कमजोरी, थकान और ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई होती है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को 10 नंबर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? विच वैक्सीन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? विच वैक्सीन इज गिवन
इमिडिएटली आफ्टर बर्थ कौन सा टीका लगाया जाता है फ्रेंड्स? जन्म के तुरंत बाद। तो फ्रेंड्स बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, सभी टीके लगाए जाते हैं। एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की खुराक दी जाती है ताकि उसे शुरुआती संक्रमणों से सुरक्षा मिल सके। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें और आंसर दें कि बच्चों में पर्ट्यूसिस मतलब कि काली खांसी, जिसे हुपिंग कफ कहा जाता है, इसके लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं फ्रेंड्स? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? फॉर हाउ मेनी डेज टू पर्ट्यूसिस अर्थात हुपिंग कफ सिम्टम्स लास्ट इन चिल्ड्रन, कितने दिनों तक इसके लक्षण बने रहते हैं फ्रेंड्स हुपिंग कफ के? जो पर्ट्यूसिस होती है, काली खांसी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसी को कुकुर खांसी के नाम से भी हम जानते हैं। बताएं फ्रेंड्स, इसके लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, 4 से 6 सप्ताह तक ये रहते हैं, ठीक है, 4 से 6 सप्ताह तक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, जिसे कुकुर खांसी कहा जाता है, ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिसमें लगातार तेज खांसी आती है और इसके लक्षण 4 से 6 सप्ताह तक रह सकते हैं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, से कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विच डिसीज इज काज्ड ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन? बताएं फ्रेंड्स, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विच डिसीज इज काज्ड ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखाई देना और आँखों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। बच्चों में गंभीर कुपोषण का सबसे अच्छा इलाज क्या है? पढ़ें फ्रेंड्स और आंसर दें। बच्चों में गंभीर कुपोषण का सबसे अच्छा इलाज क्या है? व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सीवियर malnutrition इन चिल्ड्रन? गेस करें फ्रेंड्स, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? RUTF, ठीक है, रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड। RUTF, रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड। एक्सप्लेन को आप देख लें कि RUTF विशेष रूप से तैयार किया गया खाद्य पदार्थ है जो कुपोषित बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध है और उपयोग में आसान होता है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। देखिए, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, ठीक है। स्कूल जाने वाले बच्चों में आमतौर पर कौन सा संक्रमण पाया जाता है? जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें आमतौर पर कौन सा इन्फेक्शन पाया जाता है फ्रेंड्स? विच इन्फेक्शन इज कॉमनली फूड इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन? बताएं फ्रेंड्स, स्कूल जाने वाले बच्चों में कौन सा संक्रमण पाया जाता है? आपने अभी पढ़ा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन, आंत्र संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और श्वसन संक्रमण। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। अगर फ्रेंड्स कभी कभी ऑप्शन में केवल फ्रेंड्स श्वसन संक्रमण दिया होता है, ठीक है, बाकी ये ऑप्शन नहीं होते हैं, केवल रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, तो यही आपका राइट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी राइट होगा। स्कूल जाने वाले बच्चों में श्वसन और फ्रेंड्स आंत्र त्वचा संबंधी संक्रमण सबसे अधिक देखे जाते हैं, जो आमतौर पर गंदगी और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से हो जाते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन, नंबर 15। बच्चों में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? बच्चों में निर्जलीकरण का सबसे पहला लक्षण क्या होता है? व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। बच्चों में निर्जलीकरण का सबसे पहला संकेत क्या होता है?
व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पेशाब कम होना। क्या होगा? पेशाब कम होना। बच्चों में निर्जलीकरण का जो सबसे पहला संकेत होता है ये पेशाब कम करना, ठीक है, रिड्यूस्ड यूरिनेशन। एक्सप्लेन को आप देख लें कि निर्जलीकरण का सबसे पहला संकेत पेशाब की मात्रा में कमी होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी का संकेत मिलता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ malnutrition इन चिल्ड्रन? बच्चों में कुपोषण का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ malnutrition इन चिल्ड्रन? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, भोजन की कमी, लैक ऑफ फूड, संक्रमण, इन्फेक्शन, अशिक्षा, लैक ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे डी नंबर ही आपका राइट होगा, ठीक है। एक्सप्लेन को आप देख लें, बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण पर्याप्त पोषण ना मिलना, बार बार संक्रमण और माता पिता की अशिक्षा होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। देखिए सभी रिपीटेड हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ORS घोल कैसे तैयार किया जाता है? जो ORS घोल होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, इसको कैसे तैयार किया जाता है फ्रेंड्स? हाउ इज ORS सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड? इसको कैसे तैयार करेंगे आप? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 1 लीटर पानी में ORS पाउडर घोलना, ठीक है। 1 लीटर पानी में ORS पाउडर को घोलना, ठीक है, डिजोल्व करना, डिजोल्व ORS पाउडर 1 लीटर, ठीक है। एक्सप्लेन को आप देख लें, ORS घोल को सही अनुपात में तैयार करना आवश्यक होता है ताकि यह प्रभावी रूप से डिहाइड्रेशन को रोक सके। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें कि बच्चों में एनीमिया की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि बच्चों में एनीमिया हो गया है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डायग्नोज एनीमिया इन चिल्ड्रन? हम कैसे पता करेंगे कि बच्चों में एनीमिया हुआ है, मतलब खून की कमी हो गई है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे जिससे पता चलेगा कि बच्चों में एनीमिया हो गया है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि एनीमिया का सबसे सही निदान हीमोग्लोबिन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, जो शरीर में आयरन की कमी को दर्शाता है। 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में दस्त अर्थात डायरिया होने पर कौन सा आहार सबसे उपयुक्त होता है? विच डाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन विद डायरिया? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? बच्चों में दस्त अर्थात डायरिया होने पर कौन सा आहार सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? विच डाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन विद डायरिया? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, केला, चावल, सेब और टोस्ट, ठीक है। केला, चावल, सेब और टोस्ट। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि BRAT ब्रेड आहार हल्का और सुपाच्य होता है, जो कि डायरिया के दौरान बच्चों के पाचन को ठीक करने में मदद करता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, ठीक है। बच्चों में पोलियो का कारण क्या होता है? किसकी वजह से बच्चों में पोलियो हो जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि व्हाट इज़ द काज ऑफ पोलियो इन चिल्ड्रन? बच्चों में पोलियो का कारण क्या होता है? गेस करें फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। पोलियो का कारण तो वायरस होगा, ठीक है, वायरस की वजह से ही पोलियो होता है। पोलियो वायरस की वजह से पोलियो हो जाता है। यहाँ पे पोलियो एक वायरल संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और गंभीर मामलों में पश्चाघात पैरालिसिस का भी कारण बन सकता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई भी कैंडिडेट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 79 85 47 30 42। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो ANM की, सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो फ्रेंड्स अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो PDF हमारी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। आप किसी भी राज्य से हो, अगर ANM की तैयारी कर रहे हो, यदि आप क्लास लेना चाहते हो तो क्लास भी ले सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। 199 रुपये में आपको हम फ्रेंड्स PDF प्रोवाइड कर देंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हो, अगर ANM की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी।
ठीक है फ्रेंड्स, एएनएम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।